नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। कहते हैं इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास न सिर्फ घटनाओं को अपने में समेटे होता है बल्कि घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 18 मई को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। साथ ही आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और उनकी भी जो इस दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस के बारे में। आज ही के दिन भारत में भूमिगत परमाणु का सफल प्रशिक्षण कर इतिहास रचा गया। तो चलिए जानते हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस के बारे में। 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर एक घोषणा हुई। कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही समय के बाद एक उद्घोषक का स्वर गूंजा। आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु विशेषज्ञों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था और 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर एल की शक्ल में बने सॉफ्ट में पहुंचा दिया गया था। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल के जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया। शायद इसलिए पोखरण को बुद्ध की मुस्कान कोड नाम दिया गया था। परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण इसी दिन यानी 18 मई 1974 में किया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद वर्ष 1998 में भारत ने 11 मई व 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभे में आ गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी। तो अभी आपने जाना पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस के बारे में। अब हम बात करेंगे आज ही के दिन मनाए जाने वाले एक और दिवस के बारे में। क्या आपको पता है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी आयोजित किया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में विस्तार से। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और इन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास के बारे में जानने के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है, ताकि देश विदेश की संस्कृति से लोग रूबरू हो सकें।
भारत में इस दिन कई संग्रहालयों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत देश में 40 से अधिक संग्रहालय हैं। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निशुल्क कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमारी धरोहर है, जिसे संग्रहालय संजोए रखते हैं। अगर संग्रहालय नहीं होते तो आज हमारी सभ्यता और संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती। इन संग्रहालयों से हमें न केवल अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि संग्रहालय प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशियों, मूर्तिकला, अन्य चीज, इतिहास आदि का भंडार गृह है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 मई 1983 को संग्रहालय की अहमियत को समझाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की बात की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करने के अतिरिक्त विभिन्न देशों की पुरातन संस्कृति और इतिहास को जीवित रखना भी है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। यह दुनिया भर के सभी देशों की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इस परिषद की स्थापना 1977 में की गई थी। साल 1977 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो संग्रहालय समुदाय के लिए एक अनूठा दिन होता है। इस आयोजन में साल 2019 में लगभग 158 देशों और क्षेत्रों के 37,000 से अधिक संग्रहालयों ने भाग लिया था। संग्रहालय का महत्व और जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी इसी दिन आयोजित किए जाते हैं। तो अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में रोचक तथ्यों को जाना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे भारत के 12वें पीएम रह चुके एचडी देवगौड़ा के बारे में। एचडी देवगौड़ा को जन्म आज ही के दिन हुआ, तो चलिए जानते हैं एचडी देवगौड़ा के बारे में। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को हालनसारी तालुक के एक गांव में हुआ था, जो कि मैसूर के पूर्व साम्राज्य का एक वोक्कालिगा जाति परिवार है, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके पिता दौड़ेगौड़ा एक किसान थे और मां देवम्मा थी। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने एलवी पॉलिटेक्निकल हसन से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अर्जित किया। अपनी जवानी में गौड़ा ने अपने पिता के साथ खेती में भी मदद की। उन्होंने 1953 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले कुछ समय के लिए ठेकेदार के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1954 में चेन ममा से विवाह किया। उनके 6 बच्चे हैं। गौड़ा 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1962 तक एक सदस्य बने रहे। इस अवधि के दौरान वह हालनसारीपुरा के अंजनेय सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और बाद में होलनारसीपुरा तालुक विकास बोर्ड के सदस्य बने। 1962 में गौड़ा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में होलनारसीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा में चुने गए। बाद में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में 1962 से 1989 तक लगातार 6 बार विधानसभा में निर्वाचित हुए। कांग्रेस के विभाजन के दौरान उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर मार्च 1972 से मार्च 1976 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। गौड़ा जनता पार्टी की राज्य इकाई के 2 बार राष्ट्रपति थे।
उन्होंने 1983 से 1988 तक रामकृष्ण हेगड़े की अध्यक्षता में कर्नाटक की जनता पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में सेवा की। वह 1994 में जनता दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष बने और 1994 में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे प्रेरणा शक्ति रहे। वह दिसंबर में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले रामपुर से चुने गए। जनवरी 1995 में गौड़ा ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के फोरम में भाग लिया। सिंगापुर के लिए उनका दौरा, जिसने राज्य को ज्यादा आवश्यक विदेशी निवेश लाया, ने अपने व्यापारिक कौशल को साबित कर दिया। 1996 में आम चुनावों में पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई, लेकिन अन्य कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई। जब संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवेगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1997 तक वह कार्यकाल जारी रहा। तो अभी आपने जाना प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बारे में। वहीं अब हम बात करेंगे अभिनेत्री रीमा लागू के बारे में। आज ही के दिन ये अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। रीमा लागू एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। इन्हें हिंदी और मराठी सिनेमा में सहायक और मां के कई किरदार निभाने के कारण जाना जाता है। यह लगभग 4 दशक से मराठी मंच पर कार्य कर रही थी। इन्होंने मराठी धारावाहिक तुझा मजा जॉमीना में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा हिंदी धारावाहिक श्रीमान श्रीमती और तू तू मैं में भी महत्वपूर्ण किरदार निभा चुकी हैं। रीमा जी का जन्म 1958 में हुआ था। उनका नाम पहले गुरिंदर भदभदे था। इनकी मां मंदाकिनी भदभदे भी एक अभिनेत्री थी, जो लेकुर उद्दंड जाहली नामक नाटक के कारण मराठी मंच में जानी जाती थी। रीमा के अनुभव की कला का पता पुणे में पता चला, जब वे हुजूर पगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी थी। माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही उनकी पेशेवर के रूप में अभिनय की शुरुआत हुई। इनके अभिनय में पहली नौकरी मराठी मंच पर लगी। इसके बाद 1979 में इन्होंने मराठी फिल्म सिंहासन से अपने अभिनय के सफर में कदम रखा। इसके 1 वर्ष बाद 1980 में इन्हें कलयुग नामक हिंदी फिल्म में काम मिल गया और इसी से इनकी हिंदी फिल्मों में भी शुरुआत हुई। रीमा ने ज्यादातर हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ बड़े नामों के साथ सहायक भूमिकाओं में काम किया है। टेलीविजन धारावाहिकों के साथ शुरू होकर वह फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्होंने जूही चावला की मां के रूप में भूमिका निभाई। वह अरुणा राजे की रिहाई में एक विवादास्पद भूमिका में देखी गई थी। वह तब फिल्म मैंने प्यार किया और साजन में सलमान खान की मां के तौर पर अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। इसके बाद उन्होंने अपराध थ्रिलर गुमराह में श्रीदेवी की मां, जय किशन के रूप में अक्षय कुमार की मां और रंगीला में उर्मिला मातोंडकर की मां के रूप में भी अभिनय किया। गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की 7वीं सबसे बड़ी ग्रॉसर थी। जय किशन एक वाणिज्यिक सफलता थी, इस प्रकार घोषित सेमी हिट थी, और रंगीला बॉक्स ऑफिस पर इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई की फिल्म थी। वहीं पेट दर्द की शिकायत के बाद रीमा लागू को 18 मई 1917 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 59 वर्ष थी।
तो आज हमने आज की तारीख के इतिहास के बारे में आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।